हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं मोहम्मद अशरफ, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब लाइक शेयर करना आपका बनता है। तो चलते हैं, आज हिस्ट्री के रिलेटेड थोड़ी सी वीडियो है, 1971 वॉर के रिलेटेड वीडियो है, लोंगे वाला डॉक्यूमेंट्री इंडियन आर्मी 1971। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 1971 एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का दृष्टिकोण बदल दिया, एक ऐसा युद्ध जिसने रणनीति को नई परिभाषा दी। उस दुनिया बदलने वाले युद्ध में कई ऐसी लड़ाइयां थीं जो नजीर बनी। हम इस सीरीज में 1971 की उन्हीं लड़ाइयों की कहानियां आपको सुनाएंगे। पहली कहानी है भारत पाकिस्तान सीमा में राजस्थान के एक छोटे से पोस्ट लोंगेवाला की और उस पोस्ट पर तैनात 120 मतवालों की, जो रेगिस्तान के वीराने में इस पोस्ट की निगरानी में तैनात थे, जहां दुश्मन के नजर डालने की गुंजाइश ना के बराबर थी। इसीलिए यहां चौकसी तो रहती थी, लेकिन अतिरिक्त तैयारी नहीं। भारतीय फौज का एक बड़ा हिस्सा भारत की पूर्वी सीमा से लगे ईस्ट पाकिस्तान में उलझा था और बाकी सेना जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में लगी थी। पाकिस्तान ने सोचा अपने गिरेबान पर पकड़ ढीली करानी है तो कम तैनाती वाली सरहद से भारत में दाखिल हो जाए और इलाके पर कब्जा जमा ले, ताकि पूर्व की भरपाई पश्चिम में हो सके। दूर दूर तक बस रेत ही रेत, ना तो दुश्मन को कोई आड़, ना दुश्मन से हमें कोई आड़। तेज हवाओं में रेतीले टीले भी आज यहाँ तो कल वहाँ, इनका पता रोज बदलता रहता है। यहाँ सरहद पर नजर रखना एक अलग ही तरह की चुनौती होती है। आमतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर का ये इलाका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की देखरेख में रहता है, लेकिन युद्ध के ऐलान के साथ ही भारतीय सेना यहाँ स्थापित हो जाती है। 1971 में भी ऐसा ही हुआ था। लोंगेवाला एक सामान्य सा पोस्ट था, लिहाजा 23 पंजाब की एक कंपनी को जिम्मा दिया गया। राजस्थान में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, यानी यहाँ सरहद को लेकर कोई मतभेद नहीं रहा है। यहाँ जैसलमेर जिले में सबसे लंबी रेतीली सीमा है, जिस पर सबसे महत्वपूर्ण इलाका साधे वाला था। लोंगेवाला पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की अल्फा कंपनी तैनात थी। इसकी अगुवाई कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। लोंगेवाला पर किसी तरह का खतरा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, वहाँ पोस्ट पर तैनात कंपनी ने एक ऐसी आशंका जताई थी, लेकिन उस समय ये आशंका बेबुनियाद लग रही थी। पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि हिंदुस्तान फौज कभी भी ईस्ट पाकिस्तान की ओर कूच कर जाएगी, और इसीलिए उसने 3 दिसंबर को पश्चिमी सीमा पर एक साथ भारत के 11 अग्रिम एयरफील्ड और रडार स्टेशनों पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान की 18वीं डिवीजन के जीओसी जनरल BM मुस्तफ़ा को जिम्मा सौंपा गया भारत सीमा में घुसकर आक्रमण करने का। पाकिस्तान के इस ऑपरेशन का नाम था ऑप लबैक। ब्रिगेडियर तारिक मीर की अगुवाई में 2 बटालियन को आगे निकलना था। वो लोंगेवाला को बाईपास करते और भारत में रामगढ़ तक दाखिल होते। इनके साथ टैंकों का एक स्क्वाड्रन भी होता। दूसरी ओर से ब्रिगेडियर जहांजेब अरबाब की अगुवाई में एक बटालियन को लोंगेवाला पर कब्जा करना था। अंतिम लक्ष्य के तौर पर जैसलमेर एयरबेस पर कब्जा करने की योजना थी, पर आखिरी लम्हे पर ब्रिगेडियर तारिक मीर ने प्लान बदलवा दिया। ब्रिगेडियर तारिक मीर ने लंबे चौड़े ऑपरेशन की जगह एक ही साथ पूरी ताकत से आगे बढ़ने की योजना रखी। तर्क ये कि सीधा पक्का रास्ता वक्त बचाएगा और 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को लोंगेवाला जैसे अकेले पोस्ट को नष्ट करने में वक्त नहीं लगेगा। पाकिस्तान का प्लान था कि लोंगेवाला में नाश्ता करेगा, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर। यूं तो इस साजिश की भनक नहीं थी, पर भारतीय सेना की ताकत है कि हम कभी अति आत्मविश्वास से नहीं बढ़ते और दुश्मन को कम नहीं आंकते। इसीलिए हमारी सतर्कता में कभी कमी नहीं होती।
4 दिसंबर की रात सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में एक पेट्रोल पार्टी गश्त के लिए निकली थी। थार रेगिस्तान के सन्नाटे में उन्हें एक अजीब सी घरघराहट सुनाई दे रही थी। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने फौरन अपने कमांडिंग अफसर मेजर मदद पहुंचाई भी जाए तो कैसे। फौरी मदद ना मिलने की सूरत में मेजर चांदपुरी के सामने 2 विकल्प रखे गए। मेजर कुलदीप चांदपुरी ने वो चुना जिसने दुनिया के सैन्य इतिहास में वीरता की परिभाषा ही बदल दी। ये एक कठिन फैसला था। सामने थे भारी भरकम हथियारों से लैस 2000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक, करीब 54 T-59 और शर्मन टैंक, और लोंगेवाला के अकेले पोस्ट पर कुल 120 सैनिक। एक जीप पर लगी रिकॉयलेस गन, एक मीडियम मशीन गन और 3 मोटार। 120 सैनिकों में से भी 30 सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर के साथ पेट्रोल ड्यूटी पर थे। मेजर चांदपुरी जानते थे कि पाकिस्तान की 2 बटालियन से मुकाबला कर पाना लगभग असंभव था, पर अगर लोंगेवाला की अकेली पोस्ट पर पाकिस्तानियों को कुछ देर रोक भी पाए तो पीछे तैयारियों की मोहलत मिल जाएगी। मुकाबला छोड़कर हट जाने का सीधा मतलब था जैसलमेर एयरबेस तक पाकिस्तान को रोकने वाला कोई नहीं होता। मेजर चांदपुरी की पूरी कंपनी दिलेर थी। पीछे हटने का ख्याल भी किसी के जहन में नहीं था। सवाल ये था कि अब क्या, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर पोस्ट के पास कुछ भी नहीं था। 3 ओर कांटेदार तार लगी थी, पर एक दुश्मन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। चूंकि इस मोर्चे पर मदद के तौर पर टैंक या अतिरिक्त बल पहुंचाना संभव नहीं था, मेजर चांदपुरी ने एयर सपोर्ट की भी गुजारिश की। हंटर विमानों के लिए भी सवेरे तक का इंतजार करना था। सुबह की रोशनी में कम से कम 5 घंटे का वक्त था। इतनी देर तो दुश्मन के खिलाफ डटे रहना जरूरी था, चाहे कुछ भी हो जाए। निर्णय लेने में देर होती तो बहुत देर हो जाती। अंतिम निर्णय लेने से पहले कंपनी से एक आखिरी संवाद का वक्त था। इस जंग में उतरने से पहले यह स्पष्ट करना था एक एक सिपाही को कि ये जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जानी है। जो 1.25 लाख से 1 लड़ाओं को संकल्प ले सके वो साथ आए। सुबह तक पाकिस्तानियों को रोके रखना था, जान लेकर या जान देकर। मेजर चांदपुरी जानते थे कि एक छोटी सी टुकड़ी लेकर इतनी बड़ी फौज से टकराने का मतलब क्या था, लेकिन उनको ये भी पता था कि मातृभूमि के लिए ये करना ही था। अडिग निर्णय की शक्ति शूरवीरों के पास ही होती है, और निर्णय की सफलता के पीछे होता है निश्चय। फिर आप ये नहीं सोचते कि सामने कौन है, फिर आप ये नहीं सोचते कि सामने कितने हैं, फिर आप ये नहीं सोचते कि जीतेंगे कैसे। प्रण के आगे प्राण का मोल नहीं होता। टैंकों की आवाज धीरे धीरे और करीब आती जा रही थी। ठंडी रेत दूधिया रात में बादल बनकर उठ रही थी। दुश्मन से फासला घटता जा रहा था। पाकिस्तान को ये मालूम था कि भारत की डिफेंसेस लोंगेवाला में मजबूत नहीं है, पर चूंकि ये उसके ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था, उसके पास पोस्ट को लेकर एक मुकम्मल जानकारी भी नहीं थी। इधर 23 पंजाब की टुकड़ी के पास ना तो मुकाबले के लिए पर्याप्त असलहा था और ना ही तैयारी का पर्याप्त समय। हथियार कम होने का सीधा मतलब था कि दुश्मन पर वार तभी किया जा सकता था जब वो बिल्कुल करीब आ जाए, पर करीब आने के इंतजार का मतलब ये भी था कि बचाव की गुंजाइश ना के बराबर। रात 12:30 बजे जब पाकिस्तानी लोंगेवाला पोस्ट के नज़दीक पहुंचे, तब तक सैनिकों ने पोस्ट के इर्द गिर्द कांटेदार तार बिछा दी थी। यूं तो ये सतही प्रोटेक्शन था, पर इसे देखकर पाकिस्तान का माथा ठनका। उसे शक हुआ कहीं ये एंटी टैंक माइन तो नहीं। उसका शक दरअसल पूरी तरह गलत भी नहीं था, क्योंकि सैनिकों ने एंटी टैंक माइन लगाना शुरू कर दिया था। लोंगेवाला इकलौता पोस्ट जरूर था, पर उसका एक सबसे बड़ा फायदा था, वो ये कि समूचे इलाके में लोंगेवाला पोस्ट जहाँ पर स्थित था वो सबसे ऊंची जगह थी और वहां से दुश्मन पर नजर रखना आसान था। संख्या के हिसाब से ये चिड़िया और बाज की ही लड़ाई थी, और गुरु गोबिंद सिंह से लेकर सारागढ़ी के परमवीरों तक इतिहास तो ऐसे किस्सों से भरा पड़ा है। लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तानियों ने अब बंदूकों का मुंह खोल दिया था,
पर जैसे जैसे पाकिस्तानी और करीब आ रहे थे, एंटी टैंक माइन फिट करने का काम भी जारी था। लोंगेवाला पोस्ट की ओर से जवाबी गोलीबारी भी शुरू कर दी गई। रिकॉयलेस गन से सटीक निशाना लगा और पाकिस्तानियों का पहला टैंक ध्वस्त हो गया। आगे बढ़ता हुआ उनका दूसरा टैंक भी माइन की चपेट में आ गया। अब तक पाकिस्तानी पोस्ट के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 2 टैंकों का हश्र और पोस्ट के चारों ओर फैली कांटेदार तारों को देखकर उन्हें लगा कि यहाँ तो पूरी की पूरी माइनफील्ड है। उनकी पूरी फौज वहीं ठिठक गई। इधर लोंगेवाला पोस्ट से भारतीय सैनिक अब उन टैंकों पर निशाना साध रहे थे जिसमें युद्ध के लिए ईंधन रखा था। जैसे ही उनमें गोली लगी वो धधक उठे और पहले से ही चांदनी से रोशन रात और जगमग हो उठी। पाकिस्तानी सैपर अभी भी ये जांच ही कर रहे थे कि कटीली तारों में क्या माइंस बिछी हैं और साथ ही सरहद के भीतर दाखिल होने का दूसरा रास्ता भी टटोल रहे थे। इसी तलाश में उन्होंने पक्की सड़क छोड़ दी और रेत में टैंक उतार दिए। ये गलती पाकिस्तान को सबसे महंगी पड़ने वाली थी। रेत में फंसे पाकिस्तानी टैंक भारत के लिए आसान टारगेट थे। हमारे जाबाजों ने निशाना साध कर एक एक टैंक का सफाया करना शुरू किया और पाकिस्तानी बचने की नाकाम कोशिश में बुरी तरह छटपटा रहे थे। अब तक 12 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया जा चुका था। संघर्ष को करीब 5 घंटे हो चुके थे। अपने रथ में सवार होकर सूर्य तेजी से आसमान में आगमन कर चुके थे। मानो रक्त रंजित रणभूमि का प्रतिबिंब अब अंबर में दिखाई पड़ रहा हो। गोलियों की तड़तड़ाहट तब थमी नहीं थी जब आसमान से मौत की घरघराहट सुनाई पड़ने लगी। भारतीय सेना के हंटर विमान और HF-24 मारूद जेट जैसलमेर एयरबेस से उड़ान भर चुके थे। 4 में से 3 एयरक्राफ्ट को एयर डिफेंस रोल से अटैक रोल में परिवर्तित किया गया। रॉकेट रेल फिट करके उसमें रॉकेट लोड किए गए। रोशनी की पहली किरण के साथ ही विमान लोंगेवाला के आसमान में पहुंच चुके थे। पहले ही हमले में हंटर विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों की कब्र बना दी। बाज की तरह झपट रहे हंटर को देखकर पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। वो भागने की कोशिश भी करते तो कहां तक जाते। इधर विमान एक के बाद एक सॉर्टी कर रहे थे। अटैक के बाद फ्यूल और हथियार के लिए वापस जैसलमेर लौटते और फिर हमला बोल देते। पहले दिन के अंत तक पाकिस्तान के 15 टैंक तहस नहस हो चुके थे और 23 अन्य गाड़ियां नष्ट हो चुकी थी। लेकिन युद्ध यहीं खत्म नहीं हुआ। 6 दिसंबर को भी दुश्मन को खदेड़ने का सिलसिला चलता रहा। वायुसेना के फाइटर्स ने कुल 17 सॉर्टी की। लड़ाई के खत्म होने तक पाकिस्तान ने 37 और टैंक गंवा दिए थे। जमीन और आसमान के वीरों के संयुक्त प्रयास के कारण लोंगेवाला में पाकिस्तान की एक पूरी T-59 रेजिमेंट मिट गई। युद्ध के दौरान जो पाकिस्तानी मैसेज इंटरसेप्ट हुए उन्हें सुनकर आपको भारतीय शौर्य का बेहतर अंदाजा होगा। दुश्मन की हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है और 20-20 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलाक और तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या, पीछे मुड़ना भी मुश्किल हो गया है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। लोंगेवाला के वीरों को उनके शौर्य के लिए सम्मानित किया गया। मेजर चांदपुरी को महावीर चक्र से नवाजा गया। लोंगेवाला में भारतीय जवानों की जीत पर खूब अध्ययन हुआ। ब्रिटेन के फील्ड मार्शल कार्वर ने लोंगेवाला का दौरा किया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से युद्ध की समूची रणनीति समझी। आज इंग्लैंड, फ्रांस, बांग्लादेश समेत आधा दर्जन देशों की मिलिट्री एकेडमी में लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है। लोंगेवाला की जीत केवल सैन्य बलों के लिए शिक्षा का विषय नहीं, वो तो आम लोगों के लिए भी मिसाल है कि हौसला हो तो विरोधी की शक्ति से फर्क नहीं पड़ता। आज की इस कहानी में बस इतना ही है। अगर आपको एक तो जी वीडियो ही खत्म। ये एक इंडिया की आर्मी की मुझे वीडियो दौरान ही रहमतुल्लाह कह रहा था कि ये तो 1971 में तो पाकिस्तान और इंडिया की तो वॉर चल रही थी बांग्लादेश में, तो ये कहाँ होगा। मैंने इसको बताया कि ये अब इसको बता रहा हूँ कि देखो
पाकिस्तान की सेना भी उधर थी अपना बांग्लादेश में, इंडिया की भी जो सेना थी वो भी उधर बांग्लादेश में थी। ये पाकिस्तान ने अलहदा काम किया कि इधर से हम थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो उसका असर जो है वो बांग्लादेश उस एरिया में कम हो जाएगा, इसलिए ये सारा काम कर रहे थे। तो ये मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब सारी आर्मी एक तरफ ही चली जाती है। तो ये मैं रहमत को बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त जो वार हो रही थी ना वो चारों तरफ से हो रही थी और ये लोंगे वाली तरफ इंडिया आर्मी का ख्याल नहीं था, लेकिन उनके जो उधर बटालियन थी उनका ये ज़रूर ध्यान था कि हो सकता है कि पाकिस्तान इधर से आगे कुछ शरारत वगैरह करे, तो उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान इधर से भी हमला कर दिया। तो ये एक रेगिस्तान की जंग, भाई जिस तरह आप सबको पता है कि रेत जो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, रात को ये बर्फ़ की तरह हो जाती है तो दिन को ये आग की तरह हो जाती है, इसी तरह के ये हिसाब होता रहेगा, उसके सारा हरारत महसूसा कम होती है। तो जो उन्होंने हिस्ट्री बताई है उसके मुताबिक तो भाई उन्होंने, मैंने कहता हूँ कि एंड कर दिया। 120 ये होती है वॉर, वो कहते हैं कि मुहावरा बनाया कि डोंट वर्क हार्ड, वर्क इंटेलिजेंटली, यानी कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप ज़्यादातर दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादातर काम करें। इस तरह ये ना कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि लोग अक्सर कहते हैं कि यार मेहनत करो, मेहनत करने वाला अमीर हो जाता है। तो उसके अगर मेहनत करने वाला हर बंदा अमीर होता तो ये जो मजदूर होते हैं, जो बेचारे सारा दिन मजदूरी करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। नहीं, दिमाग इस्तेमाल करने वाले सबसे ज़्यादा आगे जाते हैं। तो इंडियन आर्मी उन्होंने जो रणनीति अपनाई, जो उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई, तो पाकिस्तान के जो टाइम्स उन्होंने जिस तरह तबाह की है, जिस तरह वो वॉर लड़े, तो उस तरह तो भाई उन्होंने 120 ने 2000 को शिकस्त दी थी। ये काफ़ी मानीखेज बात है यार। इस तरह तो ये इंडिया वाले ना अपने फौजियों की जो है ना बड़ी दलेरी साबित कर रहे हैं इस वीडियो में। यार इस तरह कोई भी नहीं करता। जो पाकिस्तान ने इतनी, इंडिया और पाकिस्तान की आपस में झड़पें हुई, जंगें हो चुकी हैं, किसी में भी पाकिस्तान ने इंडिया के बॉर्डर पे जाकर खुद हमला नहीं किया। जब भी किया इंडिया की तरफ से हुआ है। मैं मिसाल लिखा नहीं है, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, वो सबूत भी दो ना। मैं सबूत देता हूँ, कोई वेबसाइट बताओ, किसी आदमी की बात बताओ, किसी आर्मी चीफ, किसी कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर अपनी चीजें इंडिया की बात, कोई ऑथेंटिक सी बात करो जिससे पता चले कि वाकई यार कोई सामने बंदा पढ़ा लिखा है, उसको पता है, उसको नॉलेज है, वो हिस्ट्री जानता है, वो सारा कुछ। यही फर्क है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में। जी आप तकरीर को शुरू हो जाते हैं, मैंने सिर्फ सबूत मांगा। कोई नाम बताओ, बात क्लियर हो लेने दे, फिर मैं मुझे सिर्फ नाम बता दो। ये फलां बुक से मैंने पढ़ा, फलां मैंने वेबसाइट से पढ़ा, फलां इंडिया के मेजर ब्रिगेडियर कर्नल ये बयान दिया है, फलां पाकिस्तान के मेजर कर्नल ब्रिगेडियर जनरल बख्शी जो है वो ऐसी पहुंच रहे इंडिया में। आप बहुत बकवास कर रहे हैं, आप अपनी एक से ज्यादा, आप अभी एक से ज्यादा बकवास कर रहे हैं। आप बात आप मेरी बात सुन ले। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ी बेगैरती यही है, जब अक्सर ये ध्यान रखना, जिसके पास दलील कम हो जाती है वो फिर बकवास शुरू कर देता है। यही हाल पाकिस्तानियों का। जनरल बख्शी जो है वो झूठ बोल रहे हैं। क्या उन्होंने क्या बोला? उन्होंने वो मेरे पास वीडियो आई है, वो जो असद भी कह रहा था, तुम भी कह रहे हो, मेरे पास वीडियो आई है। उन्होंने एडिटेड वीडियो भी भेजी है, उन्होंने असल वीडियो उस पर शायद हम अगला रिएक्शन उसी पर करें। जो आप उछल रहे हैं सारे, असद भी, तुम भी, सारे पाकिस्तानी, वो जनरल बख्शी ने कह दिया, वो उसकी एक वीडियो नहीं हुई, उसकी यूट्यूब पे तकरीबन को 100-150 वीडियो है, और सब नहीं, लाखों तो नहीं है, जो सब की सब वीडियो है वो पाकिस्तान के रिलेटेड, पाकिस्तान आर्मी के रिलेटेड है। पाकिस्तान आर्मी जब ये 1971 का ये जो हुआ था ना कश्मीर में, जो इंडिया का जो फौज वहाँ पर सिलेंडर हुई थी, तो वहाँ कश्मीर में नहीं हुई थी, कश्मीर में नहीं, वो तो हुई थी ना बांग्लादेश में भी। जो हमारे जो भी इनका क्या नाम है, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनका यार फौजी, उनका क्या नाम है, मुझे नाम उनका भूल, न्याजी, नहीं न्याजी उनका नाम का, जिस जंग में वो भी शामिल थे। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जब ये आए थे ना कश्मीर पर हमला करने, कश्मीर पर काबज होने, तो इनका जो डायरेक्ट निशाना था वो दिल्ली तक था कि हमने आगे तक दिल्ली तक जाना है। किन्होंने? पाकिस्तान आर्मी ने। अच्छा। तो जो हमारे तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, तो उन्होंने अमेरिका की जो साजिश, जो मतलब साजिश तो नहीं, डॉलर ले ये होंगे,
तब भी तो उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाए, हमें आगे नहीं जाना। तो उस वजह से हमारे इतने शर्मिंदगी नहीं करते, इतने पाकिस्तानी ऐसी कौम है शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, उस पर भी लाहौरियों की तरह नीचे पड़े हुए भी शेर कहते हैं हम शेर हैं। अजीब सी है मंतक इन लोगों की है, हम हारे हुए भी हैं, नीचे भी लगे हुए हैं, सबसे बेगैरत कौम भी हैं, इस वक्त कोई कानून नहीं है, कोई कुछ भी नहीं हमारे पल्ले, फिर भी हम कहते हैं कि हम बड़े महान हैं। इस वजह से हम आज नीचे जा रहे हैं। जो खुद को कहते हैं ना मैं बड़ा, वो सबसे नीचे जाता है। यार हम खुद को बड़ा नहीं कहते, हम हकीकत बात कहते हैं जो इनको पसंद नहीं लगती। क्या एक दुश्मन दूसरे पर हमला करने जा रहा है, तुम ना जीडी बख्शी की बात करो, ना तुम पाकिस्तान किसी मेजर जनरल कर्नल की बात करो, तुम करो सर्च गूगल पर, तुम करो सर्च अपने इस पर यूट्यूब पर, और नॉन जो है ना पाकिस्तानी को वीडियो ना इंडियन वीडियो किस हिस्से में रहे कि न्यूट्रल सोर्स से तुम जाकर पढ़ना कि पाकिस्तान इंडिया में जो 4 बाजू, सबसे पहले ये पढ़ना किसने स्टार्ट की, वजह क्या बनी, एक जंगी पर पुलिस की पढ़ना किसी न्यूट्रल मीडिया से, ना कि पाकिस्तान इंडिया से। बात तो सुने, फिर आपको पता चले हकीकत क्या है। बात सुन, लोंगेवाला पर पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया है, अब ये दूसरे दुश्मन पर हमला करने जा रहे हैं, तो ये बगैर असले के बगैर प्लान के साथ जाएंगे। और सारा असला बता दो 40 टैंक। एक तो मेरी बात तो मान लीजिए यार, बात तो सुने आप, बाद में वो तो मैं बता दूं, भूल जाते हैं, बता रहा हूं, भूल नहीं रहा। उन्होंने कहा है कि 40 जो उनके टैंक्स थे जो इंडिया 40 या 14 नहीं 40 उन्होंने बता रहे थे 40 टैंक है, और 2000 जो हैं वो खुद थे, वो सोल्जर थे जो इंडिया वाली साइड पे थे। ये 130 उन्होंने बताया मेरे ख्याल से, 120 के 30 इतने थे। अब वो इंडिया पर हमला करे जा रहे हैं, उन्होंने अपनी एयरफोर्स के साथ कोई भी मतलब तुम क्या चाहते हो, क्या ये झूठ है, एक मिनट झूठ है। कहने का मतलब है कि सिर्फ खाली टैंक ही लेके गए थे, नहीं तुम ये बताओ, तुम इससे साबित क्या बात क्लियर करो ना, हिस्ट्री ना पढ़ना शुरू कर, बताओ इससे क्या चाहते हो, ये झूठ है। नहीं ये झूठ है, मैं जब बात बयान करूंगा तो आपको पता यार ये झूठ है, तुम क्या दोगे, ये झूठ है, ये मन गलत है, झूठ लग रही है। अच्छा तुम जाओ वो जो जिन मुल्कों में उन्होंने बताया कि फलां अकेडमी में, फलां कंट्री के अकेडमी में इस लोंगेवाला डॉक्यूमेंट्री के नाम से बनी हुई है, वो रिजिमेंट बनी है और अकेडमी बनी हुई है, जो कोर्स पढ़ाया जाता है, इनका जो है ना स्ट्रेटजी पढ़ाई जाती है, उनको जाकर सर्च करो, तुम्हारे सामने आ जाएगा। जो व्यूअर्स हैं ये एक लिंक दे दे जो कि फ्रांस में पढ़ा रहे हैं, उनके रिलेटेड वीडियो एक भी दिखा दो। मतलब वो जो बताते हैं कि हिस्ट्री पढ़ाते हैं इनकी लोंगेवाला की ब्रूने कंट्रीज में, तो वो कह रहे हैं रहमतुल्लाह वो दिखा दो, मान जाओगे? चलो जी भैया हमारे ग्रुप पर हमें सेंड करना कि कहीं ये हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, ये किन की बुक्स में कहीं है, या कोई ऐसा लेक्चर किसी ब्रूने मुल्क के अकेडमी में कहीं पढ़ाई गई हो। ये हो सकता है कि एग्जांपल दी हो, ये मैं मान, एग्जांपल ही होती है और यार एग्जांपल खुदा के लिए यार मार मुझे, मेरे सर में को बुला पाकिस्तान और इंडिया की एग्जांपल ही दी जाती है, किस तरह लड़ी जाती है, बहुत और क्या किया जाता है, वो कह रहे हैं एग्जांपल ही होती है, और पढ़ाई जाने का मतलब है उसको एग्जांपल के तौर पर पढ़ाया जाता है। अल्लाह के बंदे कहाँ तुम्हारा घास चढ़ने क्या दिमाग। अच्छा यार वीडियो भेजेंगे ना तो मैं चले जाऊंगा, क्या है उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ में लिंक जरूर दीजिएगा। रहमतुल्लाह को शायद सुकून आ जाए, फिर भी इसने मानना तो खैर है नहीं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।